हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कोऑर्डिनेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है नेट में। ठीक है, जो कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस रहने वाला है। रेडॉक्स रिएक्शंस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या क्या होता है। रेडॉक्स में आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाला है। जब हम लोगों ने थोड़े दिन पहले अभी अपना एक टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ध्यान से देखना। जब बात आती है कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, ठीक है, तो यहां पर से कॉन्सेप्ट समझना। यहां पर से जब भी इंट्रावैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो या इंट्रा कॉम्प्लेक्स, इंट्रा वैलेंस नहीं, ठीक है, मतलब एक इंटर कॉम्प्लेक्स हो, इंट्रा कॉम्प्लेक्स, और एक इंटर कॉम्प्लेक्सेस हो, इंटर कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर से थोड़ा सा बेसिक समझना। यहां पर जब एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लेना और देना हो रहा हो लिगेंड और मेटल वगैरह के बीच में, तो वो याद करिए हमने कहीं ना कहीं सीटीएस में पढ़ा था। सीटीएस में क्या होता है, मेटल है, मान लीजिए यहां पर मेटल कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ नंबर्स में है, और यहाँ ऑक्सीजन है कुछ यहाँ पर दूसरे नंबर्स में, तो हम कहते हैं ये इसको यहाँ पर से डोनेट कर देता है। तो सीटीएस का एक टाइप बनता था, वो एलएमसीटी है या एमएलसीटी, डिपेंड ऑन द मेटल और लिगेंड्स। ठीक है, तो ये था इंट्रा कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर होना। लेकिन जब एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो लेकिन कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक ए हो और दूसरा बी हो, इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो ये हमारा किसके बीच में आता है, रेडॉक्स रिएक्शंस के बीच में आता है। एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो आपका उसका क्या हो जाएगा, वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसका वहां पर रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही शॉर्ट में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने वाले को ही हमने रेडॉक्स रिएक्शंस कह दिया है। शायद ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आप पूरे लेक्चर में कंप्लीटली जुड़े रहेंगे तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से जितने भी ज्यादा आपके डाउट हैं उन सबको क्लियर कर देंगे, एज वेल एज आपको 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे। अच्छे क्वेश्चन मतलब जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को सही कर देंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो अब जब हम यहां पर कोऑर्डिनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो बात आएगी यहां पर कि किस तरह की मैकेनिज्म होगा, क्या होगा। ठीक है, पहले तो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? एक बार देख लीजिए ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर होगी तो यहां पर से हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो टाइप ऑफ मैकेनिज्म और टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर से इनको दो कैटेगरी में हम बात करेंगे, टाइप ऑफ मैकेनिज्म और टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है पहले तो लिखो एक बार। टाइप ऑफ मैकेनिज्म और टाइप ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान लैंग्वेज में आज आपका पूरा ये टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा कंप्लीटली विद क्वेश्चन। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जरूर देखना इसे। ठीक है, टाइप ऑफ मैकेनिज्म, टाइप ऑफ रिएक्शन। जब बात आएगी टाइप ऑफ मैकेनिज्म की, तो यहां पर हम पूछेंगे कि किस तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। अभी हमने देखा कि वहां पर एक कॉम्प्लेक्स दूसरे कॉम्प्लेक्स को दे रहा था, तो अब यहां पर आएगा कि यूनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, यूनी इलेक्ट्रॉन, यूनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, या मल्टी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। ठीक है, अब जब बारी आएगी यहां पर यूनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। ये क्या होगा, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, और जो हमें पढ़ना है एक्चुअली में, एक होगा आईएसएम और एक होगा ओएसएम। इनके फुल फॉर्म वगैरह और पूरा बताता हूं आगे। ये आईएसएम मैकेनिज्म को भी फॉलो कर सकता है या ये ओएसएम मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है। ओएसएम मतलब हुआ आउटर स्फेयर मैकेनिज्म, और आईएसएम का मतलब हुआ है इनर स्फेयर मैकेनिज्म। डिटेल में आज के लेक्चर में पूरा हम ये पढ़ेंगे, और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट इसको भी पढ़ेंगे। अब बात आती है यहां पर, तो ये जब भी मल्टी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो यहां पर ऑटोमेटिक आप क्या है, आईएसएम मैकेनिज्म फॉलो होती, मतलब इनर स्फेयर मैकेनिज्म फॉलो होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं अभी डिफरेंस बता रहा हूं, पहले एक फ्लो चार्ट यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारे मैकेनिज्म, अगर होगी तो ये दो मैकेनिज्म होती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे दोनों को डिवाइड करेंगे, और फर्दर आपके स्क्रीन पर है। अब यहां पर टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसे कैसे हो सकती हैं, दो तरह की। एक तो कैसे हो सकती हैं, सेल्फ रिएक्शन हो सकती हैं, और दूसरी क्रॉस रिएक्शन हो सकती हैं। यहां पर बोल सकते हो सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा है क्रॉस रेडॉक्स रिएक्शन, क्रॉस
रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन और क्रॉस रेडॉक्स रिएक्शन में देखते हैं कैसे आएगा। देखो, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि जैसा हमारा एक मेटल हो रिडक्टेंट हो वैसा ही ऑक्सीडेंट हो। मतलब यहां पर से अगर मैं बात करता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे Fe+2 है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, Fe+3 से, तो ऑब्वियस सी बात है जो फेरस है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, फेरिक को, और फेरिक वाला कन्वर्ट हो जाएगा फेरस में, और फेरस वाला कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में। इस तरह की रिएक्शन में दोनों सेम तरह के मेटल हैं विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इज कॉल्ड एज सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन। जो रेड्यूस हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों एक ही हैं, तो इसको हम ये बोलेंगे। लेकिन अगर इसी जगह पे मेरे पास आयरन हो +2 में, और यहां पर से दूसरा कोई भी मेटल आ जाए, मान लो एग्जांपल के तौर पे क्रोमियम आ जाए, तो ये क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों यहां पर हमारे अलग अलग मेटल हो गए, तो इसे हम क्रॉस रिएक्शन कहेंगे। और जब सेम मेटल है, जो कि पहले केस में है, इसको हम सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर से आप देख रहे होगे, अगर इसके लिए हम लोग कुछ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लीजिए x है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना रहा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका, सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना रहा होगा, इसी का जस्ट रिवर्स। ठीक है, क्योंकि एक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और सेम मोइटी उतने में ही कन्वर्ट हो रही है, तो वो क्या होगी, जस्ट इसका रिवर्स होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बस वो निगेटिव होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका डेल्टा जी आएगा यहां पर ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब भी आपका कैसे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी रखी है इतना, क्या, डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। ठीक है, तो अब यहां पर से जब आप ई निकाल रहे होगे, तो उसका ओवरऑल यहां पर से डेल्टा इसको निकालोगे तो आपका ये जीरो हो जाएगा, ये चेंज जीरो हो जाएगा, तो यहां से जो डेल्टा जी है वो मेन जीरो हो जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन जब वही चीज इसके लिए पढ़ोगे, तो यहां पर से क्योंकि अलग अलग है, तो यहां पर से मान लो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ x आया ना, तो इसका यहां पर से अगर आप देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल वो -x नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ चेंज होगा ना, इसका समझ रहे होगे ना जो चीज बोलना चाह रहा हूं, बेसिक का कुछ भी नहीं है, तो ये चेंज होगा, तो उसकी वजह से इस इक्वेशन की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और अगर कुछ वैल्यू आएगी तो यहां पर से जो हमारा डेल्टा जी जीरो हो रहा था वो नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। बस छोटी सी बात है, ये है एक ओवरव्यू, थोड़ा सा बिल्कुल, मतलब यहां पर से बेसिक बेसिक कैसे कैसे ये हमारा फॉलो होता है। अब बात आएगी, इसी को ही थोड़ा सा ओवरव्यू को अच्छे से पढ़ते हैं, टाइप ऑफ मैकेनिज्म को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, यहां पर से लिखते हैं टाइप ऑफ मैकेनिज्म। टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म अब आपको बेटर समझ में आएगा जब हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हमने अभी देखा है कि हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एक जो है वो क्या है, OSM है, और दूसरी क्या है, ISM है। इनके बीच के डिफरेंस हम सीखेंगे। देखो, ठीक है, यहां पर जब रिएक्शन हो रही होती है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता ना, तो वो कैसा हो रहा होगा, यहां पर से बाई टनलिंग हो रहा होगा, टनलिंग। ठीक है, यहां पर से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ टनलिंग होता है। कोई भी यहां पर से इलेक्ट्रॉन, अब आपने तो पढ़ रखा होगा टनलिंग क्या होता है, जब बैरियर को ही तोड़ के एक तरह से, मतलब यहां पर मान लो कुछ भी पोटेंशियल लगा हुआ है, कि एक मेथड है कि यहां से जाके ऐसे जाए, ये अगर है इसको यहां से ही ओवरटेक कर जाए, इसी को हम टनलिंग प्रोसेस बोल देते हैं। तो यहां पर से आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बाई विद द हेल्प ऑफ टनलिंग होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर कोई भी बॉन्ड फॉर्म या ब्रेक नहीं होता, मतलब कॉम्प्लेक्स ए आपने भैया जो लिया है ना, ए और बी के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड बनता नहीं है। सिर्फ यहां क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्सेस। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स क्या, ये आपस में आस पास आ जाएंगे, उसके बाद यहां से फेंक के मार देंगे इसमें, मतलब यहां पर कोई ब्रिजिंग टाइप की चीज नहीं आएगी, इनको एक दूसरे से लिंक करने वाली कोई चीज नहीं बनेगी। इसी को कहते हैं नॉट
फॉर्म एंड ब्रेक बॉन्ड। यहां पर बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक नहीं होते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है यहां पर से, नॉट लिगेंड ट्रांसफर। ये क्या है, ये अभी जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। नॉट लिगेंड ट्रांसफर, इसका कहने का सिर्फ ये मतलब है, जैसे कॉम्प्लेक्स ए और कॉम्प्लेक्स बी में, कॉम्प्लेक्स ए में 6 वाटर लगे हैं, कॉम्प्लेक्स बी में 6 अमोनिया लगे हैं, तो वहां पे 6 वाटर और 6 अमोनिया ही रहेंगे प्रोडक्ट में। जस्ट सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यहां पर से Al6 है और +2 में है, और यहां पर से B L की जगह मान लो X ले लेता हूं, ये 6 है और +3 में है। आफ्टर रिएक्शन भाई आपका सब कुछ आइडेंटिकल रहेगा। क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये वाला मोइटी आपका रेड्यूस हो जाएगा। समझ गया क्या, देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया, इसीलिए रेडॉक्स है। क्या कुछ और चेंज हुआ, नथिंग एल्स। दिस इज योर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म वेयर ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। और मैं अगर आपको बता दूं, पीवाईक्यू में जाइए, यूट्यूब पे पड़े हुए मेरे खुद के बनाए हुए कोऑर्डिनेशन के CSIR नेट के, तो उसमें 2024 का जो जून का पेपर है उसमें जाके देखिए, वहां पर एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी गई है। सोच के देखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रिएक्शन दे दी गई थी और डायरेक्ट पूछा गया दो चीजें। उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें दो चीजें पूछी गई। क्या पूछा गया है जल्दी से एक बार देख लो। ठीक है, मॉलिब्डेनम का CN के साथ में कॉम्प्लेक्स का होलेट ऐसे करके कुछ है, +- ऑक्सीडेशन स्टेट जो जो भी होती हो, प्लस Fe के साथ में शायद रिएक्शन कराई गई थी, Fe वाले कॉम्प्लेक्स के साथ। अब इसमें पूछा गया ABCD, 4 ऑप्शन थे, ISM, ISM, OSM और OSM। अब देखो थोड़ा सा लॉजिकल, आगे भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, कुछ नहीं था, बकवास लिखी थी, बिकॉज आपको ये डिफाइन करना था कि ISM होगी या OSM होगी। ये अगर आपको पता था तो उसके बाद की जो स्टेटमेंट थी ना, वो खाली ऐसे आपको परेशान करने के लिए लिखी गई थी, बिकॉज वी नो दैट इन ISM इलेक्ट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन और लिगेंड में टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन तो कंफर्म ट्रांसफर होता है और लिगेंड भी ट्रांसफर हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी, बट OSM में कभी भी लिगेंड ट्रांसफर नहीं होता है, या इसी को दूसरी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एटम ट्रांसफर, कभी नहीं होता, या ग्रुप ट्रांसफर वो कभी नहीं होगा। नथिंग, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो वहां पर से जो एक OSM था, इसमें था विद एटम ट्रांसफर और विदाउट एटम ट्रांसफर। मान लेता हूं एक बार की OSM रही है, तो OSM में अब आप बताओ क्या विद लिगेंड ट्रांसफर या विद एटम ट्रांसफर हो सकता है, आंसर है नो। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अभी जस्ट आ रखा है। ठीक, आप पेपर उठाइए, देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। नहीं अगर आपको दिख रहा है तो यूट्यूब पे जाके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री CSIR नेट PYQ मेरे नाम से डाल के देखोगे, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा वीडियो है। अब इसी का जस्ट रिवर्स यहां पर होता है। यहां पर से क्या होता है, जो वहां पर से टनलिंग के थ्रू हो रहा है, यहां पर यही काम ब्रिजिंग के थ्रू होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय ब्रिजिंग। ब्रिजिंग मतलब A और B के बीच में ब्रिज बनता है ना, एक रोड को दूसरी रोड से कनेक्ट करने के लिए बीच में नदी है तो कौन आता है, ब्रिज आता है। वैसे इसमें कोई ना कोई एक ऐसा लिगेंड होगा जो A और B को कनेक्ट करेगा, कुछ ऐसे Ml6 प्लस My6 है, तो अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन होगी, Ml6 है मान लो, और यहां Y लिगेंड मान लो इंटरैक्ट कर गया, और M के साथ में M ही, यहां पे N लिख लो, तो NY5, मतलब ये इसका जो छठवां लिगेंड है वो इससे भी लिंक है और इससे भी लिंक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना तो ये इसको देगा पहले और फिर ये इसको दे देगा, और फाइनली उसके बाद ये लिगेंड इधर जाएगा या नहीं जाएगा वो डिपेंड करेगा, लेकिन ट्रांसफर कुछ इस तरह हो रहा है। वाइल इन फर्स्ट केस द ओनली थिंग इज दैट दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, कम टू क्लोज टू ईच अदर, जिसको हम बोलते हैं विसिनिटी में आ जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इधर से देखो क्या है, नॉट फॉर्म एंड ब्रेक बॉन्ड। तो यहां क्या है, बॉन्ड फॉर्म एंड ब्रेक ऑल्सो। ठीक है, बॉन्ड बनता भी है और टूटता भी है। अब यहां पर है नॉट लिगेंड ट्रांसफर, यहां पे क्या है, लिगेंड में बी ट्रांसफर। ठीक है,
इसके पास पॉसिबिलिटी है लिगेंड ट्रांसफर कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कहानी के ऊपर, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे पॉसिबल है। अब यहां पर से हम इसी को थोड़ा सा अपनी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और हेडिंग में डालेंगे ओएसएम, जो कि आज की रिएक्शन मैकेनिज्म का कंप्लीट एनालिसिस रहने वाला है। सारे आपको मेथड बताऊंगा और फिर बिफोर कंप्लीटिंग अगर आपको कोई भी ऐसे बोले, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, कोई भी अगर आपसे पूछे कि ओएसएम और आईएसएम, मैं आपको सामने एग्जांपल दे दूं और आप कहो कि इसमें 100% मैं बता सकता हूं कि ओएसएम कहां पे होगी और आईएसएम कहां होगी, तो आंसर है नो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे किसी भी से पूछ लिया जाए कि कोऑर्डिनेशन का मतलब, आप किसी से डरे नहीं, आप अपना सारा क्वेश्चन रखना चाहोगे ना, किसी से पूछ लो कि किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक्स है या ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसकी डिफिनेशन बता दे, तो आप बता दो। एग्जैक्टली वैसे ही कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक्स है या नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, इसकी कोई भी पर्टिकुलर लाइन नहीं है डिसाइड करती है कि ये स्टेटमेंट बोल दी तो ये वैसा हो गया कि सूरज पूरब से निकलता है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अच्छी बुकों में देखोगे तो वहां पर दिखाया हुआ है कि अभी तक ऐसी सॉलिड लाइन कोई भी नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ओएसएम या आईएसएम हो सकता है। स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखते हो तो हुई है, तो उसमें आप अगर जाके देखोगे ना तो वहां पर भी उसी कॉम्प्लेक्स की रेट को आईएसएम में भी मेंशन कर रखा है और ओएसएम में भी मेंशन कर रखा है। बट डिफरेंस इज दैट वही जब ओएसएम के थ्रू जा रहा होता है तो उसकी रेट बहुत मिनिमम है, लेकिन अगर उसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग ओएसएम में देख रहे होते हैं तो मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर से हम ये किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के, मतलब ओएसएम और आईएसएम में डिसाइड करने वाला 100% क्राइटेरिया कोई नहीं है, बट ब्रॉड व्यू में ओएसएम क्या होता है, आईएसएम क्या होता है, आज अभी इसी लेक्चर में आप सीख लोगे। ठीक है, तो देखिएगा ओएसएम को पहले लिखते क्या हो वो देख लीजिए, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। बताने को अभी बता दूं कि हाँ ये नहीं, बहुत सारे आपको, कोई भी आपको अगर लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं इस हेडिंग से हम डिसाइड कर सकते हैं या इस पॉइंट को कहने के बाद हम कह सकते हैं ये ओएसएम है ये आईएसएम है, तो उसका कमेंट सेक्शन में जाके मैं खुद रिप्लाई करूंगा कि कैसे वो फेल हो जाएगी किस जगह पे ना, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स को हम किस पर्टिकुलर एक लाइन से ही डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसा कौन सी लाइन है जिससे हम कह सकते हैं हाँ ये 100% ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगा। ठीक है ना, ओएसएम आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे उसको समझना जरूरी है, तो उससे हमें थोड़ा सा स्टेप इन्वॉल्व, स्टेप्स रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में आसानी होगी। पहला क्या है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप होता है इसका एक्साइटेशन, एक्साइटेशन। तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बना है, फिर से कह रहा हूं यहां पे लिख लेना, नॉट फॉर्म बॉन्ड, यहां पे लिख लेना नॉट फॉर्म बॉन्ड बट जस्ट कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये रहा, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब जो पहले आए थे तो यहां पे पांचवा स्टेप हम ये भी नहीं कह सकते हैं डिसोसिएशन, बिकॉज एसोसिएशन तो हुआ ही नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं, इसीलिए वो स्टेप में नहीं, लेकिन फिर भी यहां सेपरेशन लिख लेंगे, दूर हो जाते हैं अपना, फिर सेपरेशन ऑफ प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। जब बॉन्ड कभी बना ही नहीं तो टूटेगा कैसे, डिसोसिएशन हम नहीं, उसको कहते हैं सिर्फ सेपरेशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे क्लोज विसिनिटी में आया था।
प्लीज एक बार बताओ क्या ये चीजें समझ में आ गई हैं? अगर आ गई हो, मजा आ रहा हो, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। चलिए, इतना तो कहना बनता है। अब यहां पर रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं, तब और डिटेल में समझ में आएगा। तो यहां पर से एक हमारे पास रिडक्टेंट होगा, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेंट होगा। जैसे अभी जिनको मैं ए और बी बोल रहा था, अब वही मेरे लिए आर और ओ हो गए, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा होगा जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, कोई भी, तो वो हमारा रिडक्टेंट हो जाएगा, और जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो हमारा ऑक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये दो हमने कॉम्प्लेक्स सबसे पहले ले लिए। यहां पर हमारी मैकेनिज्म शुरू हो रही है। तो जैसे ही ये होगा, तो सबसे पहला स्टेप आपकी कॉपी पे क्या लिखवाया है? That is formation of precursor complex। तो देखो, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना, तो यहां पर से क्या दिखाना पड़ेगा? यहां पे आर, ये इसी के पास में यहां पे ओ, लेकिन कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन हम यहां नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। सेकेंड स्टेप हमने क्या लिखवाया रखा है आपकी कॉपी पे? एक्साइटेशन। ठीक है, ये रहा कुछ ऐसे। जैसे ही एक्साइटेशन होगा, यहां पर से इसको और एक्साइटेशन दिखाने के लिए आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैं आपका बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, बस क्लोज विसिनिटी में है, क्योंकि एक्साइटेशन दोनों का अलग अलग नहीं दिखा सकते ना, इसलिए। तो इस कॉम्प्लेक्स में अब हमें दिखानी पड़ेगी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन अगर आपको दिखाना होता है तो क्या, यहां पे एस्ट्रिक सिंबल लगा दो कि ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। आफ्टर दैट यहां पर से क्या होगा? यहां पर से होगा तीसरा स्टेप, जो कि क्या है आपका? कॉपी का पेज पलटो, स्लाइड पलटो, दिख जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, ये लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां होगा? ये लीजिए, इससे मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इस वाले से आगे वाले में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है। अब जैसे ही यहां पर से, इसमें नहीं, इसमें तो हो जाएगा ना, यहां पर से इसमें दिखाना पड़ेगा ऐसे। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर निगेटिव, और फाइनली यहां पर से चौथे स्टेज में क्या हो जाएगा? फोर्थ स्टेप में डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो ऑलरेडी हो गया, बस यही क्या है, इसमें से हमको ये हटाना पड़ेगा कि ये डी एक्साइटेड हो गया, और उसके बाद फिर इसका सेपरेशन या डिसोसिएशन, यहां पर से आर पॉजिटिव प्लस ओ निगेटिव। कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे बनके फाइनली डिसोसिएट हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आई? ये रॉ मैकेनिज्म है, किसी कॉम्प्लेक्स को लेके नहीं, एक जनरल इक्वेशन के तौर पे मैंने आपको समझाया है। प्लीज, ये हो गई आपके सामने एक रॉ मैकेनिज्म। चलिए, अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे? एक एग्जाम्पल को लेके शुरू करेंगे, जिसमें जो हम लोग लिख रहे हैं वो हमारा और क्लियर हो जाए थोड़ा, तो बेटर रहेगा। यहां पर आयरन के कॉम्प्लेक्स के साथ में लिखेंगे, रुकिएगा, हमारे पास बोर्ड खाली है, बहुत सारी जगह है, तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, OSM, ये लो, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर से मैं 1 मिनट के लिए कॉम्प्लेक्स लेके समझाता हूं, तो और बेटर समझ में आएगा। यहां पर Fe एक्वा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स A H2O का होल 6, ये है 2 पॉजिटिव में। सिमिलरली दूसरा हमारा फेरिक का एक्वा कॉम्प्लेक्स, ये फेरस है, और ये रहा फेरिक का एक्वा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें हमें क्या करानी है? OSM। तो देखो, इसको यहां पर से कंटिन्यू कराने से पहले अब एक चीज आपको समझनी होगी कि यहां पर एक प्रिंसिपल आता है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, जो कि यहां पे वर्किंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा क्या होता है, जब भी हमारा, ये लिख लेना, फॉर
एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए रूल है अकॉर्डिंग टू, यहां पर से इसको इधर लिखना पड़ेगा उल्टा, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कॉन्डोन ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल, जब भी हमारा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखना न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट ऑफ बोथ मेटल मस्ट बी सेम। मतलब ये जो जितना आसान ऊपर दिख रहा था ये इतना आसान नहीं होता है। यहां पर से ये जो एक्साइटेशन दिखा रहा है ये प्रोसेस सेकंड वाला, इतना आसान नहीं कि आया बस प्रिकर्सर बना फट से, नहीं, इसके लिए थोड़ा यहां से प्राइमरी कुछ प्रिपरेशन होती है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, ऐसा नहीं बैठे हो हफ्ते 6 महीने बैठे रहे हो और एग्जाम आया, नेट का एग्जाम देने चले गए, उससे पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन पहले करनी पड़ेंगी बिफोर यहाँ पर एक्साइटेशन। वो क्या होता है, कैसे होता है, वही मेन यहाँ पर फंडा रहने वाला है, तो उसको समझना पड़ेगा। इसको न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स जो हमारी बराबर करनी है तो ये कैसे होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स क्या है। तो देखो अगर आप लोगों ने बेसिक जेड इफेक्टिव वगैरह का कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा तो आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा अब एक बार यहां पर से इसको इमेजिन करिए, जो Fe वाला कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, यहां पर से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe+3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सॉरी +2 में है। तो +2 में है तो उसका साइज कुछ यहां पर इस तरह रहा होगा, इतना बड़ा। इसके कंपैरिजन में अगर मेरे से कोई कहे Fe+3 का साइज कितना होगा तो वो श्योर है इससे तो छोटा ही होगा। ये इतना तो आपके कॉमन सेंस होगा कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे मेटल का जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव होता क्या है सर, ये जो न्यूक्लियस की टेंडेंसी है अपने वैलेंस पेरीफेरी पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए टुवर्ड्स न्यूक्लियस, होल्ड करने की कैपेसिटी को ही जेड इफेक्टिव कहते हो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हो, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से बढ़ता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर पार्ट या न्यूक्लियर पावर बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन हटाया तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं एक न्यूट्रल मेटल में, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ हटाओगे, आयोनाइज करोगे, मेटल का प्रोटॉन वाला पार्ट तो उतना ही रहेगा। तो एज कंपेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, 10 प्रोटॉन पहले थे, बाद में भी पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर आयोनाइज कर दिए तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन तो कभी आयोनाइज होता नहीं है, तो यहां 10 है तो 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जो कि बहुत फोर्सफुली अंदर आएगा, जिसकी वजह से साइज भी घट जाता है और इसी को ही हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो इसको ही यहां पर क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अब यहां पर से हम एक्साइटेशन डायरेक्ट नहीं करवा सकते हैं, ये हमारे पास जैसे ही आएगा तो इसके लिए हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हम कुछ अपना ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये कुछ है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल, बिफोर एक्साइटेशन न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट मस्ट बी इक्वल फॉर दैट पर्पस टू प्रोसेस टेक्स प्लेस। कौन कौन सी, देखिए अब हमने यही वाले
टेक्स प्लेस, इसको यहां पर से नीचे की तरह एरो दिखा दो कि मतलब हाँ यहां बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये यहां पर रख देता हूं। जब अभी बन के तैयार हो जाएगा आप कोरिलेट कर पाओगे। अब आप एक बात बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी क्या पढ़ी है? छोटा सा टॉपिक है, मतलब हाइड्रेशन, आप इस चीज को तो जानते होगे, जितना छोटा आयन है जैसे लिथियम है, वो ज्यादा सॉल्वेटेड होता है एज कंपेयर टू सेम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम सीरीज के सीजियम के साथ। सीजियम का खुद का साइज इतना बड़ा है, अपने बाहर बस 10-5 वाटर के मॉलिक्यूल लगाएगा। लिथियम का साइज इतना बड़ा है और इतने ढेर सारे वाटर सब भर भर के यहाँ पे कैरी करके रखता है। यही तो होता है हाइड्रेशन, स्फीयर बहुत बड़ा बनाता है। वही सेम चीज यहां पर है, जो छोटा है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ज्यादा चार्ज वाला है, तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, यहां पर ज्यादा से ज्यादा वाटर को या ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। तो यहां पर से सबसे पहले सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल बना लेंगे इसके सरफेस पे, एग्जांपल के तौर पे ढेर सारे, कुछ ऐसे। ठीक है, इस पे इसके कंपैरिजन में क्या होंगे, कम होंगे, कुछ ऐसे। अब इसकी वजह से सबसे पहला जो चेंज आता है, जो हमको ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, चेंज इन बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला यहां पर से रीऑर्गेनाइजेशन होगा। सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन में इसको बोलते हैं इनर रीऑर्गेनाइजेशन, इसे बोलते हो इनर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनर रीऑर्गेनाइजेशन। अब इनर रीऑर्गेनाइजेशन का कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसका जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी थोड़ी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस स्मॉल, अपनी ताकत लगाएगा कि थोड़ी बड़ी हो जाऊं। इसमें क्या है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस स्मॉल। देखो खाली अकेले ताकत लगाएगा कि छोटा हो जाऊं, तो इसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये थोड़ा छोटा हो जाए, ये थोड़ा बढ़ जाए, तो उस समय क्या होगा, लगभग बराबर और थोड़ा जल्दी से अचीवेबल होगा। हेलो, यहां पर से आपका इनर रीऑर्गेनाइजेशन होगा, तो इससे हमें इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ना, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये क्या है, यहां पर से कुछ इस साइज में आ जाएगा, जो पहला जो साइज था उसके कंपैरिजन में ये यहां पे आ जाएगा। अब ये वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ बड़ी कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इनका जो न्यूक्लियर स्टेट है वो बराबर होने वाला है, बॉन्ड लेंथ वगैरह बराबर हो गई। लेकिन क्या यहां पर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो आंसर है नहीं, बिकॉज ध्यान से देखो इनके ऊपर प्रेजेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अभी बराबर नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर से अभी एक प्रोसेस फर्दर होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, आउटर रीऑर्गेनाइजेशन। इनर रीऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉन्ड लेंथ, यहां पर इनर रीऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका होता है चेंज इन बॉन्ड लेंथ, चेंज इन बॉन्ड लेंथ। अब यहां पर से लिखूंगा, इसे बोलते हो आउटर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आउटर रीऑर्गेनाइजेशन, और इसका मतलब होता है चेंज इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, चेंज इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो भी आपके सरफेस पे प्रेजेंट है उसमें चेंज करना। ठीक है, अब यहां पर से क्या होगा, हमारे पास साइज तो दोनों के यही रहेंगे, बस डिफरेंस आएगा तो यहां पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, कुछ इस तरह बनेगा, इसमें कम हो गए और इसमें बढ़ गए। तो ऑलमोस्ट जैसे अब हमारे पास ए वाला है वैसे ही बी वाला है, मतलब ध्यान से देखो तो ये क्या है, नियरली ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के हैं। यहां पे लिखोगे ऑलमोस्ट सेम न्यूक्लियर स्टेट एनर्जी। सो अगले स्टेज में क्या होगा, अब यहां पर एक्साइटेशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस।
ये प्रोसेस होने के बाद अब यहां पर एक्साइटेशन होगा। मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, तैयार हो गए हो, टेस्ट सीरीज लगा ली, क्वेश्चन लगा लिए, पीवाईक्यू लगा लिए, अब यहां पर आपका प्रोसेस होगा। तो पहला पास में आए, फिर उसके बाद देखा अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, लेकिन हमारी स्टेट्स आपस में सेम नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल उसको करने के लिए सबसे पहले ये मेथड अप्लाई करेंगे, फिर ये। अब हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट अगर सेम वहां पर ये हो, ये हमारी सेम ही हो, तो पहला वाला स्टेज नहीं होगा, सिर्फ आउटर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जिससे ये मिलेगा, सेम एनर्जी के लगभग हो जाएंगे, उसके बाद एक्साइटेशन हो जाएगा। एक्साइटेशन के बाद तो पूरी प्रोसेस आपके सामने ही है। क्या ये चीज समझ गए? प्लीज यस या नो, समझ गया कि नहीं? ठीक है, शायद तो समझ ही गए होगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा अब। अगर अभी डाउट हो तो कहो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। देखो यहां पर से दो कॉम्प्लेक्स लिए, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बना, तो अब एक्साइटेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्साइटेशन से पहले हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल कहते हैं फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट ऑफ ए बोथ मेटल मस्ट बी सेम। इसके लिए क्या होगा, तो एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, तो सो अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल बिफोर एक्साइटेशन न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट मस्ट बी सेम और इक्वल, फॉर दैट पर्पस टू प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि इनको हमको सेम एनर्जी के लिए बनाना है। कौन कौन सी प्रोसेस होंगी? एक ये जिसमें चेंज इन बॉन्ड लेंथ होगी, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और बड़ा वाला छोटा, जिससे दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में बराबर नहीं थे, तो उनको बराबर करने के लिए चेंज इन आउटर रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जिससे चेंज इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा। फिर यहाँ सॉल्वेंट की भी मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे और बॉन्ड लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब एक्साइटेशन अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल टेक्स प्लेस होगा। उसके बाद यहाँ पर से ये वाला स्टेज हो गया, फिर डी एक्साइटेशन मॉलिक्यूल में होगा, फिर सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बना नहीं था, तो सिर्फ और ए और बी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट यहां पर से हम लोग देखेंगे। अब समझना, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होने के लिए कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होना चाहिए, या कोई कंडीशन नहीं है जो आपको अभी यहां देखा। ठीक है, अब यहां पर से है दो चीजें, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कब हमारी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म फास्ट होगी, और कहां कहां होगी, और किन किन कॉम्प्लेक्सेस में फास्ट होगी। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये लिगेंड्स से डिसाइड होगी। ठीक है, मतलब लिगेंड से क्या डिसाइड होगी कि हमारे पास मान लीजिए जो लिगेंड है वो किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बात होगी, कि पहला है किस टाइप से। सबसे पहला, सिर्फ एक मेथड नहीं पढ़ेंगे, कई मेथड पढ़ेंगे, तो उनमें से है सबसे पहले टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा वो है कैसा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हम तब जानेंगे, देखेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि हमारे पास लिगेंड कैसे हैं। अब आपको पता है दो तरीके के लिगेंड होते हैं। ठीक है, एक कौन से, जो सिग्मा डोनर टाइप के होते हैं, दूसरे वाले कौन से होंगे? पाई एक्सेप्टर वाले होंगे। सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, दो तरह के लिगेंड आपको देखने को मिलेंगे। एक सिग्मा डोनर वाले, दूसरा पाई एक्सेप्टर वाले, दो तरीके के लिगेंड हो सकते हैं। अब इसमें जब सिग्मा डोनर वाले होंगे तो इसमें कितने तरीके की पॉसिबिलिटी, सिग्मा डोनर के लिगेंड जो होंगे उसमें हम देखेंगे तो तीन तरह के जनरली हमको पॉसिबल वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि मान लेता हूं ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स ए है, मान लेता हूं ये ए की स्टेट्स है और ये बी की स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर कुछ कितने तरीके से ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। जब आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये पता होगा ना, इनको क्या बोलते हो, ये है हमारी T2G और ये है EG, ये है EG और ये है T2G। और अगर आप LFT के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसको क्या बोलते हो? नॉन बॉन्डिंग बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? नॉन बॉन्डिंग, करा भी रखा है। इसको बोलते हो सिग्मा स्टार, इसको बोलते हो सिग्मा स्टार, और इसको बोलते हो नॉन बॉन्डिंग। तो यहां पर से फीजिबल कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल है? देखो, एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, T2G से T2G चला जाए। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर है कि EG से EG चला जाए। और तीसरा और सबसे स्लोवेस्ट जो पॉसिबल होगा वो कौन सा होगा यहां पर से? वो यहां पर से
यहां इतनी हाई एनर्जी में जाए। तो ये तीन मेथड यहां पर से पॉसिबल हैं, इसको लिख सकते हैं यहां पर से। ये फर्स्ट है, ये ऊपर वाला जैसे है तो सेकंड वाला है, ये टू है, और ये रेड से जो गया है ये थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल है। जब हम बात करेंगे पाई वाले की, तो यहां पर से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, उसको भी देख लीजिए यहां पर से। ठीक है, ये हो गया। यहां पर से इसका खुद का पाई स्टार ऑर्बिटल, और यहां पर भी पाई स्टार ऑर्बिटल। सबसे पहले क्या होगा, यहां पे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके खुद के ही इसमें पाई स्टार में जाएगा, और फर्दर यहां पाई स्टार से पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं पाई एक्सेप्टर ट्रांजिशन। यहां पर से नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में ट्रांजिशन हुआ है, सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हुआ है, और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन हुआ, और पाई स्टार से पाई स्टार। ये चार तरीके के ट्रांजिशन हमको देखने को मिलते हैं। अगर आप लिखना चाहो यहां पर से 1 2 और 3। ठीक है, मैं जल्दी से लिखता हूं। सबसे पहले T2G बेसिस पे, T2G से T2G, फिर EG से EG, और तीसरा है EG से, सॉरी T2G से EG, T2G से EG। सिमिलरली इसको अगर आप नहीं कहना चाहते हो तो एक और चीज मेथड है जिससे बता सकते हो क्या, कि ये नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग का ट्रांसफर है। ये सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार, ये भी लिखा मिल सकता है ना। तो दोनों मेथड से आपको समझना है। और ये इसको क्या कह सकते हो, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांसफर है। और यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बोलना ही क्या है, पाई स्टार से पाई स्टार में ही ट्रांसफर होगा। तो ये चार क्लासेस हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, और इन्हीं की बेसिस पे हमसे रेट पूछता है कि किसकी रेट फास्टर होगी। फटाफट बताओ, इतनी चीजें क्लियर हैं क्या? अगर ये क्लियर हैं तो अब यहां पर से जान लो, जब हम बात करते हैं रेट ऑफ ओएसएम, तो किसकी ज्यादा होगी? देखो, रेट ऑफ ओएसएम, तो जो हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड है उसमें से जो रेट आ रही है वो सबसे फास्टेस्ट आती है। मतलब ऑलवेज जो फास्ट होगी वो किसकी होगी? पाई स्टार टू पाई स्टार की रेट फास्टेस्ट होगी। उसके बाद यहां पर से सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? जो हमने पीछे लिखा है, नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग वाले की रेट फर्दर फास्टर होगी। फिर हमारा सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार वाले की रेट फास्टर होगी, और सबसे स्लोएस्ट किसकी होगी? नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार वालों की। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा ऑर्डर है रेट का, ये रहा। ठीक है, ये ओवरऑल ऑर्डर है, या इसी को ही अभी मैंने बताया है T2G और EG वाले फॉर्म में भी लिखा देखा जा सकता है। तो यहां पर मैं और लगा के आपको समझा सकता हूं, और ठीक है। तो इसमें पाई स्टार वाले में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इनमें से ऑर्बिटल्स लिख सकते हैं कि T2G से T2G ट्रांसफर, EG से EG ट्रांसफर, और T2G से EG ट्रांसफर। ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ओएसएम। मतलब अब ये हमें पता कैसे चलेगा भाई? ये आता है क्वेश्चन कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा? पाई स्टार वाले में तो पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको टेक्स प्लेस होने के लिए ये कब होगा? ये ऑलवेज टेक्स प्लेस व्हेन पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट विद मेटल। ये तो सिर्फ तभी होगा। एग्जाम्पल पे अगर आप देखोगे तो जैसे आपके पास बाइपिरिडिल होता है, ठीक है, फेनेंथ्रोलीन होता है, इन सारी चीजों के जैसे एग्जाम्पल हैं, तो वहां पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगी आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज है ओएसएम की, यहां पर से एक बार देख लीजिए कि कभी भी आपके पास अगर जैसे ऐसे लिखा ना, Fe बाई पिरिडिल का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव, एंड Fe बाई पिरिडिल का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। ठीक है, रिटन
इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो। और आपको पेपर में ऐसे ही देखने को मिलेगा, यहां पर से +2 एज वेल एज +3। मतलब ये जो लिखा है टर्मिनोलॉजी समझाने का है, ये मे बी रिटन एज, मे बी रिटन एज, हम कुछ इस तरह इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब एग्जाम में आएगा तो कुछ ऐसे ही फॉर्म में इस टाइप में दिखेगा, तो आपको पता चले कि दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो गई या क्या समझ में आ रहा है। मतलब एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए। इतना ही अगर समझ में आ गया है तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि कौन से केसेस में कब यहां पर से टेक्स प्लेस, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होंगी, वो हमें समझना पड़ेगा। तो देखना, यहां पर से मैं सबसे पहला केस लेता हूं पाई स्टार से पाई स्टार में ट्रांजिशन के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए वेल नोन अभी मैंने बताया कब होगा, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स में क्या आए, पाई एक्सेप्टर लिगेंड आए, वो भी ऑर्गेनिक टाइप वाले +2 और +3। तो यहां पर ये इसका हमारा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पर अगर फेनेंथ्रोलिन ले लोगे तब भी आपको वही देखने को मिलेगा, बाईपिरिडिल पाई टू पाई स्टार वाले पाई स्टार टू पाई स्टार वाले ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। सेकंड वाला अगर केस हम लोग बात करते हैं, जो कि क्या था, नॉन बॉन्डिंग से, नॉन बॉन्डिंग में कब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने को मिलेगा, तो इसके लिए यहां पर से आपको समझना पड़ेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे D6 हाई स्पिन, D6 हाई स्पिन और D5 हाई स्पिन है, तो वहां पर इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहां पर से ये बना दिया, ठीक है। ये क्या है, D6 हाई स्पिन है, हाई स्पिन है तो 1 2 3 4 और 5, और यहां पर से D5 लो सॉरी हाई स्पिन है तो 1 2 3 4 5। तो यहां होगा क्या, ये जो इनवर्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, तो ये क्या करेगा, यहां से यहां मूव कर जाएगा। तो ये कैसा है, नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग। ये हम रट नहीं रहे हैं, ये आपको बस एक एक एग्जांपल के तरह से दिखा रहे हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो कौन सा फिजिबल आपके समझ में आना चाहिए। इसके बाद फिर क्या है, सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो ये किसके साथ में पॉसिबल होगा, जैसे आपके पास D4 हाई स्पिन हो और D3 कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उस समय आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा कि वहां पर सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में ट्रांसफर हो। यहां पर हाई स्पिन, ये हो गया, ये हटा दिया, देखो ये हटाओ, ये हटाओ। यहां पर से देखो क्या है, इसमें फिजिबल यहां से यहां जा रहा है, तो ये कौन सी ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार इसे बोलते हो, तो एक ये मिल गया। अब बारी आती है, सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का समझना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में कैसा जाए। इसमें देखने में ही पता चलता है, देखो यहां से यहां गया, सेम एनर्जी लेवल पे सेम एनर्जी लेवल पे, ये डिफरेंस है। इसलिए तो जब नॉन बॉन्डिंग से इसके लिए जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं D7 हाई स्पिन और D7 हाई स्पिन और D6 लो स्पिन के लिए ये फॉलो करता है। कैसे करेगा इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये लो, इसके लिए यहां पर से मैं इसको उतारना चाहूंगा, और क्योंकि यहां पे 3 4 डायग्राम बनेंगे, इसको मैं ऊपर भेजता हूं थोड़ा। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकना, हैंग हो गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर से D7 हाई स्पिन को अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो 1 2 जैसे यहां पे बना है, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और ये D7 हाई स्पिन बन गया, ठीक है, ये बन गया होगा। अब दूसरा क्या है, D6 लो स्पिन है, तो यहां पर से इनको हटा दो और यहां पर से भी इनको हटा दो, यहां पर से कुछ ऐसे सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर से जो हमारे पास एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन यहां पे भरे हैं, तो एक का क्या होगा, यहां पर से ईजी से ईजी वाला ही ट्रांसफर होगा। मतलब ये D7 हाई स्पिन है और दूसरा क्या है, D6 लो स्पिन है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपस में यहां पर से वैकेंसी एक्सचेंज होगा। मतलब एक तरह से देखिए, ये हो गया, सबसे पहले तो नाम चेंज करो, D7 हाई स्पिन है और D6 लो स्पिन है।
यहां पर से सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे भाग आएगा और यहां का एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऊपर भाग जाएगा। इससे ये सिर्फ प्रोसेस है, आपको ये याद नहीं करने, कोई काम के नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ आपको बाद में फाइनल रिजल्ट देखना है, बस यहां पर आपको एटलीस्ट प्रोसेस तो दिखानी ही पड़ेगी ना मुझे। तो ये यहां पर जैसे ही नीचे जाएगा तो रिजल्टेंट यहां पर क्या बन के आ जाएगा, कुछ ऐसे स्पीसीज, और जैसे ही यहां पर से ये ऊपर उड़ के गया तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर सब भर गए हैं, यहां पर से देखो ये ऐसे आ गया है, तो यहां पर से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहां पर। मेन यही है कि यहां पर से इंटरनल अब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने को मिलेगा, मतलब यहां पर से ये जो व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आया था वो इस जगह भाग जाएगा, और जैसे ही यहां पे भाग के जाएगा तो नया यहां पर से जो डायग्राम बनेगा इसका वो कुछ, ठीक है, ऐसे रख लेता हूं, ये हटा देता हूं यहां से व्हाइट वाला, ये हटा। अब यहां पर से क्या बनेगा, देखो यहां पर से व्हाइट वाला ये यहां पे आ गया, जैसे ही ये यहां पे आ गया उसके बाद फिर क्या होता है फाइनल स्टेज में, कि ये जैसे बना है जैसे अभी ऊपर हुआ था, तो ये वाला यहां पर मूव करेगा, ठीक है, और ये जो व्हाइट वाला मैंने यहां पे भेजा है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा कि ये जो पहले प्रोसेस हुई थी ना ये बन के तैयार हुए थे। चलिए यहीं पे इसी को कॉपी करता हूं, ये लीजिए, यहां पर से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहां पर से ये गायब, एक व्हाइट वाला यहां गया, ये यहां पे आ गया, और यहां पर कुछ इस तरह देख लीजिए पूरा, ये वाला जो D7 हाई स्पिन था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर से D7 हाई स्पिन वाला D6, सॉरी कौन सा गड़बड़ कर दिया क्या, ये ऊपर चला गया है और ये ऊपर से नीचे आया ना, तो यहाँ तो फिल हो जाएगा भाई, ये क्या है, फिल हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया D6 लो स्पिन में और ये हो गया D7 हाई स्पिन में। मतलब जो आपका ए था, एक बार के लिए मैं इसको ए मान के चल रहा हूं, ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये ए कॉम्प्लेक्स है, ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये ए कॉम्प्लेक्स है, ये ए कॉम्प्लेक्स है, वो बी है, मतलब जो ए था वो बी में कन्वर्ट हो गया और जो बी था वो ए में कन्वर्ट हो गया। शायद ये आप चीजों को इसको समझ पाए होगे, जहां पर हमने एनबी और सिग्मा स्टार लिखा है इसको आप T2G और EG से भी समझ सकते थे। दिस इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल फॉर दिस, याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना है किसके लिए होता है, कोबाल्ट+3 और कोबाल्ट+2 और कोबाल्ट+3, इसके लिए आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अप्लाई होता है, इस तरह की मैकेनिज्म होती है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आपके पास ये हो जाएगा, नहीं होगा तो आप आसानी से आगे भी देख सकते हो। चलिए ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन टाइप की स्पीसीज दे देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन, इसी को वेरीफाई करना है एक तरह से, ठीक है, क्या है, रेट ऑफ OSM, बच्चों का क्वेश्चन, बिल्कुल अगर पीछे वाला समझ में आ गया है तो आप इसको फटाक से लगा दोगे, ऑर्डर बता देना रेट का, ठीक है। अब आपके सामने मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं लिख रहा हूं, जैसा पेपर में क्वेश्चन आएगा उस टाइप में मैं लिख रहा हूं। मान लेता हूं कि आपके पास क्या है, Fe बाईपिरिडिल का होल थ्राइस +2+3 है, ठीक है, इसके साथ में आपका क्या है, FeH2O है, FeH2O का होल 6 है और उस समय +2+3 है, फिर क्रोमियम H2O का होल 6 और +2+3 है, और फाइनली यहां पर से कोबाल्ट H2O का होल 6 +2 और +3 है। इस समय आपका क्या बन के तैयार होगा, एक बार बता दीजिए फटाफट, ठीक है। अमोनिया रख लेते हैं अभी यहां, क्यों, क्योंकि बताता हूं क्यों। चलिए जल्दी से गेस करिए क्या होगा। एक मिनट, चलिए ट्रांजिशंस देखोगे डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए, पाई स्टार पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी पाई टू ये वाली होगी, उसके बाद
इसके लिए समझ पा रहे होगे तो ध्यान से देखो, यहां पर से Fe है, Fe+2 में है, मतलब यहां पर से D6 होगा, D6 हाई स्पिन है, और दूसरा क्या है यहां पर से D5 है, और वो भी यहां +3 में है लेकिन हाई स्पिन, क्योंकि पता है ना वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वाटर, तो हाई स्पिन बनेगा। और इस कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अभी आज हम लोगों ने देखा है क्या होता है इसमें, यहां पर से नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होता है। फिर से देखिएगा, इसके लिए अगर आप बात करोगे तो क्रोमियम+2 की बात करोगे तो यहां पर से क्या आ जाएगा, D4 हाई स्पिन, और D+3 की बात करोगे तो D3 आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, या आपका Eg से Eg ट्रांजिशन भी लिख सकते हो। फिर अगर इसके लिए देख रहे होगे तो यहां पर से CO वाला है, तो कोबाल्ट के लिए यहां पर से क्या हो जाएगा, D7 हाई स्पिन और D6 लो स्पिन। ये सबसे ट्रबलिंग वाला केस हमारा होता है, यहां पर से नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रेट ऑफ जो OSM होगी वो क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा पाई स्टार टू पाई स्टार वाला होता है, तो मतलब फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा, तो जो कि यहाँ सेकंड पे है। फिर सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार हो जाता है, जो कि यहाँ थर्ड है। फिर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, जो कि यहाँ पे फोर्थ है। बिल्कुल सीक्वेंशियल यहाँ पर, मतलब जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा है उसको उठा के दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बस और कुछ नहीं था। क्या समझ गए? यहां पर से इसको मैंने अमोनिया से क्यों चेंज किया था, अगर आप सेम कॉम्प्लेक्स पूरा लिख लो, यहां पर से जो हमने लिखा है ना, अगर आप यहां पर से इसको लिखो, ये रहा, ठीक है, सेम कॉम्प्लेक्स यहां पर लिखते हैं, उसके बाद यहां पर से आप लिखो, तो इसमें एक चीज एडिट कर लेना बस, खाली यहां पर वाटर अगर हो, H2O, तो इस समय जो होगा, एक्चुअल में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो वो यही आना चाहिए, है ना, एक्सपेक्टेड लिख लेना, ये एक्सपेक्टेड है हमारा, ऐसा आता नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड, ठीक है। बट बट हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा चेंज, क्या चेंज होगा, सबसे ज्यादा तो हमारा वही होगा जो कि होता है, बस डिफरेंस कहां पे आ जाएगा, जब हमारे पास ये होगा तो फोर्थ नंबर वाला ओवरटेक कर जाएगा, फिर यहां पे सेकंड, और फिर यहां थर्ड। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर से जो वाटर के साथ में है ना, हैव वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, विच, लर्न कर लेना ये, फैसिलिटेट रिएक्शन, विच फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बहुत हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है इन केस ऑफ कोबाल्ट एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट शायद नहीं होगा। ये एक एक्सेप्शनल केस थोड़ा सा था जो कि अलग होता है नॉर्मली, तो वो मैंने आपके सामने भी लिख दिया है, आए तो गड़बड़ ना हो। जल्दी से बताइए। चलिए, अगर आपने देखा हो तो ये हमारा पहला मेथड था, टाइप फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में, कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा हो रहा है। अब यहां पर से हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, ये हो गया, ठीक है, रेट ऑफ OSM। ये यहाँ पे कैसे आ गई स्लाइड, ये तो ऊपर जानी चाहिए, हाँ, ये यहाँ पर, ठीक है, अभी सही है। चलो, यहां पर से आप थोड़ा सा नया पढ़ते हैं इसका, कि जो सेकंड टाइप है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट का पढ़ रहे थे ना, तो वही पहला पार्ट है वो, और सेकंड पार्ट है ये। फिर से देख लो यहां पर, ये पढ़ाया था ना पहला, तो ये है पहला, इंपॉर्टेंट, हाँ, अपनी कॉपी में मार कर लेना। और ये है दूसरा मेथड, रेट को चेक करने का, कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। ध्यान से देखना, ये प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। यहां पर से 1 मिनट होल्ड कर लीजिएगा बस। अब देखिए, देखते हैं, ठीक है, यहां पर से देख लेते हैं क्या है, चेंज इन बॉन्ड लेंथ, चेंज इन बॉन्ड लेंथ, ठीक है,
चेंज इन बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब है? अब आप पहले आज के लेक्चर में जो कराया है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पर मैंने बताया था दो चीजें होती हैं, एक होता है इनर रीऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है आउटर रीऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइमरी स्टेज में हमने जो सीखा वो क्या है? इनर रीऑर्गेनाइजेशन ही तो है। और ये है क्या? चेंज इन बॉन्ड लेंथ। अब एक बात बताओ, किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़े वो ज्यादा अच्छी चीज है, या कम काम में आपका जेआरएफ हो जाए तो वो? तो obvious सी बात है, सब यही कहोगे कम टाइम में, मतलब मास्टर स्ट्रोक बता दो सर क्या है, वैसे ही। तो अब देखो, एक मेथड, एक कॉम्प्लेक्सेस ये हैं एफई का, फिर रूथेओसनम, ठीक है। आयरन के ही ग्रुप के क्या है? रूथेनियम है, और आयरन का ही ग्रुप का ऑस्मियम है। तो आप लोगों ने छोटे मतलब किसी भी क्लास में कहीं ना कहीं एफ ब्लॉक में पढ़ा होगा, या कहीं ना कहीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, कैसे भी कि जैसे ये है, नीचे जाने पे Fe+2 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट सब कुछ है, तो इसका साइज में मान के चलता हूं एक 100 है एग्जाम्पल का, और इसका क्या है 120 है, किलोमीटर मान लो, मीटर वो तुम्हारा पिकोमीटर जिसमें मानना है, समझना है क्या है। अगर ये 100 है तो नीचे आने पे सेल नंबर बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। कितना बढ़ा? 120। तो ये इंक्रीज कितना है? 100 से 120 का लगभग 20 पिकोमीटर या 20 किलोमीटर, जो मानना है वो मानना है ना, यूनिट। लेकिन अब अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यहां कितना बढ़ना चाहिए? 140 हो जाना चाहिए, 145 हो जाना चाहिए, या 135 हो जाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां का जो आएगा वो 125 से लेके 130 के ही बीच में रह जाएगा। मतलब जो इंक्रीज आया वो 5 से 10 पिकोमीटर का ही खाली आ रहा। वाई? ये हम लोग पढ़ते हैं कि जो 3D से 4D में आते हैं तो ड्रास्टिक चेंज आता है, लेकिन 4D से जब 5D में जाते हैं तो ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D के मेटल्स के जो साइज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सीखी होगी, पढ़ी होगी, कोई बात नहीं, अच्छा है, आज उसी को हम अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, कभी भी फिर से कह रहा हूं, मेटल में 3D के मेटल्स में अलग अलग ज्यादा चेंजेस आते हैं एज कंपेयर टू 4D और 5D वालों के। तो यहां पर से जब बात होगी, कोई भी हमारे पास मेटल होगा जो इनर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हम चेंज इन बॉन्ड लेंथ कहते हैं, तो यहां पर से मैं मान के चलता हूं कि अगर +2 का मेटल है तो यहां पर से इतनी बॉन्ड लेंथ चेंज है, ठीक है, ये x है। अब यहां पर से ये हमारा +2 में है, और सॉरी +3 में मेटल है दूसरा वाला, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ इतनी ही है, ठीक है। तो यहां पर से जो ये चेंज आएगा, मतलब अभी हमें एक्चुअली में क्या करना है, इसको चेंज करना है, मतलब ये इसकी सॉरी बॉन्ड लेंथ x तो यहां पर आएगा ना, ये जो चेंज करना है वो ये x वाली चेंज है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। हमें क्या है, इस बैरियर को खत्म करना है, इसको थोड़ा बढ़ा के इसको घटा के। तो ध्यान से देखना, जब 3D का मेटल होगा, 3D मेटल हैव large differences in their bond length, while 4D 5D metal have very low difference in their bond length in different ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कहने का है, अगर हम ये चीज देख रहे थे 3D के लिए, ये बात हम देख रहे थे 3D के मेटल के लिए, तो वो इतनी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं इसी को 4D और 5D के मेटल से कंपेयर कर दूं, ये रहा 5D का, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, वो इतना है। तो ये जो +3 का सिस्टम आएगा वो क्या होगा, यहां पर से इरेज करो और इसे खींच दो थोड़ा। मतलब ये जो चेंज है ना, ये बहुत छोटा होगा, स्मॉल। ये जो चेंज है, और ये इसके लिए क्या है, लार्ज। अब मेरा जो कहने का मतलब है, तो वो आपको शायद समझ में आ गया होगा।
तो इसी की वजह से हम लोग जब भी रेट कंपेयर करेंगे ना, तो ये याद रख लेना कि अगर 3D का है तो उसकी रेट स्लो होगी एज कंपेयर टू 4D 5D। वाई? आपके सामने यहां पर क्रिस्टल क्लियर मैंने एक्सप्लेनेशन रख दी है, क्योंकि 3D को जो चेंज इन बॉन्ड लेंथ होगी वो लार्ज करनी पड़ेगी, तो स्लो रेट ऑफ OSM यहां पर कम करनी पड़ रही है, सो फास्ट रेट इन OSM। शायद ये आपको चीज समझ गए होगे, और अगर समझ गए होगे तो इसको मैं, अगर आप बोलो तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा दूं किसी, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। चलिए एक एग्जाम्पल सिर्फ लिखा देता हूं छोटा सा, जिससे आपको ये समझ में भी आ जाए। और इधर लिख देता हूं, देखते हैं। एक मिनट। आयरन का कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं बाइपिरिडिल के साथ, उसी आयरन के कॉम्प्लेक्स को यहां पर से र्यूथेनियम के साथ ले लेंगे। ठीक है, यहां पर से उसी आयरन कॉम्प्लेक्स को र्यूथेनियम के भी साथ ले लेते हैं। पहला Fe बाई पिरिडिल का होल थ्राइस +2 +3 रिएक्शन OSM। ठीक है, ये है हमारा पहला कॉम्प्लेक्स। फिर है हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स, यहां पर OSM तो अपने आप ही हो जाएगा, फिर रूठे ओसनम, फिर रूठे। देखो सेम ग्रुप के हैं सारी चीजें। अब इसमें हमें बताना है रेट ऑफ OSM। तो यहां पर से जो हो रहा है ये 3D का है, ये 4D का है, तो इसमें चेंज कम लाना पड़ेगा, और कम लाना पड़ेगा तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये सेकंड वाला जीतेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये छोटा सा क्वेश्चन था, शायद समझ में आ गया होगा, बेसिक फंडामेंटल चीजें थी। अगर ये आ गया हो तो फिर से एक हम उस क्वेश्चन के, एक उस टॉपिक की बात करते हैं। देखो ये जो टॉपिक दे रहे हैं हम लोग, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड है बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं आप इसको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो इससे आप ये समझो जो अभी रिसेंट ट्रेंड में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर से आपको सारी चीजें बिल्कुल कोरिलेट होते दिखेंगी, अगर आपने पीवाईक्यू देख रखा है। नहीं देख रखा है तो यूट्यूब पे CSIR नेट पीवाईक्यू की लिस्ट बनी है, उसमें कोऑर्डिनेशन या OMC का ही पहला वीडियो भी थंबनेल पे दिखेगा, मेरे द्वारा ही पूरा कराया गया है, आप उसमें जाके देख सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं वो भी आपको क्वेश्चन 2024 जून वाले सेट में देखने को मिल जाएगा, जाके देख लेना जो कराने जा रहा हूं। ये तो बेसिक मेथड थे चेक करने के। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट। ठीक है, अभी हम रेट का ऑर्डर निकाल रहे थे, दो तरीके से रेट है, एक है ए को बी से कंपेयर कर ले, बी को सी से, एक कंपैरिजन ऑफ रेट से, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ रेट है। तो अभी तक अभी हम जो देख रहे थे, चाहे पहला हो और चाहे दूसरा, दो मेथड पड़े और भी होते, लेकिन वो अभी हमारे काम के नहीं। और क्योंकि अगर आप देखोगे तो CSIR नेट में एज कंपेयर टू ऑर्गेनोमेटेलिक्स कोऑर्डिनेशन का जो वेटेज है पिछले 3 से 4 एग्जामों में काफी कम हो गया है। तो इवन अगर आप इस बार का, मतलब एक आयरनी कह लो या हिप्पोक्रेसी कह लो, जो भी कहना, बल्कि हिप्पोक्रेसी कह दो, कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन से ज्यादा वेटेज के जो क्वेश्चन इस बार जून 2024 वाले, जून नहीं, दिसंबर 2024 वाले हमारा जो नेट का एग्जाम हुआ, जिसका भी रिजल्ट 2 महीने पहले आ रखा है, तो उसमें क्या है, आपको F ब्लॉक के लगभग 16 से 18 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले थे। और गजब की बात यह है कि वहां पे 12 से 14 नंबर या 16 नंबर के ही कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप खुद सोचो, आपको 25 से 30 लेक्चर में कोऑर्डिनेशन करनी है और 5 लेक्चर में F ब्लॉक करना है, इक्वल वेटेज है। तो हम वो चीजें देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंट का ट्रेंड में यही है। एक एग्जाम की बात होती तो फिर समझते, दो की होती, लास्ट 4 एग्जाम एक ट्रेंड सेट कर देता है। एक बार में तो एनोमलस हो सकता है कुछ, लेकिन 4 बार अगर एक ही चीज हो जाए तो उसे फिर हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते ना। तो फिर ये हो गया। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी कंपैरिजन था, अब कैलकुलेशन ऑफ रेट। कैलकुलेशन ऑफ रेट, ठीक है। इसका क्वेश्चन आएगा तो अगर आप पढ़ के गए होगे तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट,
देखिए दो तरह की रिएक्शन होंगी, एक सेल्फ रिएक्शन होती है, दूसरी क्रॉस रिएक्शन होती है। इन दोनों के लिए अलग अलग सेल्फ रिएक्शन, एक सेल्फ रिएक्शन होती है, एक क्रॉस रिएक्शन है। सेशन के शुरुआत में ही दिखा चुका हूं, ये रहा, देख लो पहले। ठीक है, सेल्फ रिएक्शन जब दोनों मेटल सेम हो जाएं, क्रॉस रिएक्शन जब हमारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाले कॉम्प्लेक्स दोनों अलग हो जाएं। तो यहां पर से बोल सकते हैं इसको मार्कस इक्वेशन बोलते हैं। मार्कस दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक मार्कस इक्वेशन, ये किसके लिए होती है, सेल्फ रिएक्शन के कैलकुलेशन के लिए। हम्म चलिए यहां पर देखोगे तो सेल्फ रिएक्शन को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, मार्कस इक्वेशन से। सिमिलरली इसको इधर ले आओ, सेल्फ की जगह अगर आप बात करते हो क्रॉस रिएक्शंस की, क्रॉस रिएक्शंस को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, मार्कस हस इक्वेशन से। मार्कस हस इक्वेशन, HU डबल एस है या HUSH है, देख लेना, मार्कस हस इक्वेशन बोलते हैं। इसके लिए हम ये मॉडिफाइड टाइप की जैसे नहीं होती, इसमें एडवांस पार्ट है थोड़ा सा। अब इसमें देखोगे सेल्फ रिएक्शन में तो अभी जैसा मैंने बताया मेटल का रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट दोनों ही सेम होंगे। तो ये हो गया हमारे पास Fe+2 और Fe+3। ठीक है, एक्वस है, मतलब वही हमारे पास हेक्सा कोऑर्डिनेटेड वाले हो जाएंगे। अब इसके बीच में जैसे ही आप रिएक्शन करोगे तो यहां से जो रेट कांस्टेंट मिलेगा तो इसको बोलोगे K11 का रिप्रेजेंट करने का मतलब है जो इसके लिए, मतलब जो मेटल है हमारे 1 और 1, मतलब 1 1 का मतलब है दोनों सेम है। इसको K22 भी लिख सकते हो, K33 लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा। अगर इसके लिए 1 लिखा है तो इसको भी 1 ही लिखोगे। बस K के बाद 1 और 1 रिप्रेजेंट करने का मतलब है दोनों सेम क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो नीचे लिखी है, इससे पता चल रहा है मेटल हमारे दोनों सेम है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है तभी तो रिडॉक्स होगी, लेकिन हमारे मेटल सेम है, बस इतना समझना है। ठीक है, चलिए इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि इसका कैलकुलेशन अभी तक नहीं आया, जो बार 2 बार PYQ में आया है वो हमारा क्रॉस से ही रिगार्डिंग आया है। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए इक्वेशन निकालते हैं, K11 इज इक्वल्स टू VN। ठीक है, देखिए जो K1 इसका रेट कांस्टेंट निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, VN इंटू KE इंटू e⁻⁻⁻G गर अपॉन टी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब निकालेंगे तो हमारा सेल्फ रिएक्शन की रेट निकल आएगी, रेट कांस्टेंट सॉरी। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं ये वाला याद रखने की इतनी जरूरत नहीं, बिकॉज इससे अभी एक बार भी ना ही क्वेश्चन आया है ना ही आने की संभावना है, क्योंकि हम इसको यूज करते हैं, इससे हमारे 2 बार क्वेश्चन भी आ रखे और ये वाला कहीं ना कहीं ज्यादा प्रिफर्ड है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना सेल्फ वाली रिएक्शन थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू क्रॉस, क्रॉस वाली हर जगह ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्रीक्वेंसी, इसको नाम न्यूक्लियर फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, और ये Vn को हम न्यूक्लियर फ्रीक्वेंसी की तरह कंसीडर कर लेंगे और इसे इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी का, इनका कोई, फिर से कह रहा हूं इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट जो है वो प्लीज ध्यान से सुनना, ये वाला रहने वाला है क्योंकि एग्जाम में यही आएगा। जैसे यहां पर से देखोगे तो यहां पर से जैसे ये वाला हमारे पास हुआ है, इसको ही चिपका देते हैं इधर, क्योंकि सेल्फ रिएक्शंस तो ऐसे ही होगी। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा एग्जांपल के लिए यहां पर से मॉलिब्डेनम इन +3 एंड मॉलिब्डेनम इन +4 हो गया। ठीक है, जब यहां पर से मॉलिब्डेनम का हमने कॉम्प्लेक्स लिया जैसे ही, अब यहां पर से रिएक्शन कराओगे ना तो देखो एक्वस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे K11 था तो यहां पर आपको फिर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 11 लिखोगे तो वो Fe के लिए कंसीडर कर रखा है। लेकिन क्या ये सेल्फ रिएक्शन है,
यस, तो यहां पर से अगर आपने टू एक के लिए लिखा तो दूसरे के लिए भी टू लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों अगर आप देखोगे तो आपस में क्या है, ये दोनों ही सेल्फ रिएक्शन ही है अभी। लेकिन जब आप इनको क्या करोगे, ओवरऑल रिएक्शन इसकी लिखोगे ना, तब उस समय हमें क्या मिलेगा, क्रॉस रिएक्शन मिल रही होगी जब हम इन दोनों के लिए बात करेंगे। तो यहां पर से अगर आप देखोगे तो इसके लिए क्या है, Fe+2 को एक्वस में रखा है, प्लस MO को +4 में रखा है एक्वस में। इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो अब जो रेट कांस्टेंट मिलेगा ना, तो अब बताओ क्या मिलेगा, के Fe के लिए हमने क्या मान के रखा है 1, और मोलिब्डेनम का किसी उसमें है तो K12, और यही हमारा क्या है, क्रॉस रिएक्शन है। यही तो हमारा क्या है, ये क्रॉस रिएक्शन है, और इसी को ही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यही हमारा क्रॉस रिएक्शन है और इसी को ही हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए बेहद आसान फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। फाइनल इक्वेशन में आपके सामने लिख रहा हूं, जिससे आप डायरेक्ट नंबर लोगे। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट सेल्फ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड सेल्फ रिएक्शन, फिर उसके बाद यहां पर से 1 2 का मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ क्रॉस रिएक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी फैक्टर एफ। ये एफ क्या है, ये या तो रिएक्शन में दिया होगा, जैसे आपने कोलिजन थियरी में काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया जाता है एफ। अगर वहां पर एफ मेंशन होता है तो ठीक है, कुछ वैल्यू हो जाती है 0.8 0.9, नहीं होता है तो उसको 1 कंसीडर करते हैं। सिमिलरली यहां पर से क्या है, अगर आप देखोगे तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन वन, रिएक्शन नहीं, सेल्फ रिएक्शन ऑफ 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, जगह नहीं है छोड़ रहा हूं, ये क्या है इसको आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद इससे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये क्या होता है, गिवन होता है। ठीक है, इफ नॉट टेक वन, ये चीज याद रखना। फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो आपको गिवन होता है, और अगर नहीं गिवन है तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 1। अब ये क्या है आपका दिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर क्रॉस रिएक्शन। मेरे पास जगह कम थी, छोटा छोटा लिखा है, आप अपने में ढंग से लिख लेना। ट्राई करता हूं बड़ा करने का, रुको। ठीक है, ये लो, हो गया बड़ा। चलो, तो यहां पर से अब इसके बिहाफ पर एक कैलकुलेशन कर लेंगे, और उसके बाद आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, ओएसएम वाला जितना भी था। ठीक है, ओएसएम वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए यहां पर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा हाँ, दूसरी बात है, जैसे आपके पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर गिवन होगा, ठीक है, 1 मिनट, ये लीजिए, इसे थोड़ा इधर कर देता हूं। जैसे आपके पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर गिवन होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 1। वैसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको K12 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो उस समय क्या होगा, अगर मेरे पास ये K12 नहीं गिवन है, वैसे तो आपको हमेशा गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो उस टाइम पे आप कैसे निकालोगे। तो देखिएगा इसको, अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम वाला पार्ट पढ़ा होगा तो वहां पर, नहीं तो मैं लिखवा ही देता हूं यहां पर, 10⁻n E0 अपॉन 0.00591, ये रहा। ठीक है, ये होती है अगर हमारे पास नॉट गिवन है, और ये क्या है किसमें, एट 298 केल्विन, ये इक्वेशन। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी, और आपको ये तो लगभग 99% गिवन ही होता है। ठीक है, इवन जो अभी वाला PYQ आया है उसमें भी ये गिवन था, और कई साल पहले आया, वो ईयर मुझे नहीं याद है। इसका भी इस वाले इक्वेशन से, फिर मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में भी आया है और आने के चांसेस भी हैं। क्रॉस रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी होती है। तो क्या है ये, आपका जून का 2024 वाला जो क्वेश्चन था उसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, जाके देख लीजिए। दूसरा, उससे
पहले भी एक पता नहीं कौन सी ईयर में है, ऑलरेडी उसमें भी आ चुका है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी के लिए इस सारी चीजों को देख लिया है। तो यहां पर से मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ये जो आपका ये है, तो आप उसको कैलकुलेट करके मुझे बता दो क्या होगा यहां पर इसकी सारी वैल्यूज। RU NH3 का होल ट्वाइस ये है, प्लस FeH2O का होल 6 प्लस 3। ठीक है, चेंज क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि क्या है ये OSM है, तो इसमें तो और कुछ चेंज भी नहीं हो सकता, मतलब लिगेंड वगैरह इधर से उधर चेंज नहीं होंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन है। अगर यहां पर से हम लोग सारी डेटा का गिवन डेटा की बात करें तो मेरे पास नोट डाउन है, एक बार देख लेता हूं मैं। ठीक है नहीं, एग्जाम में भाई क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले नहीं होंगे। ठीक है, अब जो मैं लिखाने जा रहा हूं एक बार देख लीजिए, यहां पर के फॉर्म में जो मेंशन है K12 इक्विलिब्रियम, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ये कैलकुलेशन वाला ये भी आसान है, और अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे, ये पहले क्लासेस कंप्लीट कर लेना और उसके बाद पीवाईक्यू में जो आया हुआ है क्वेश्चन उसको अगर आप देखोगे तो आपको फिर हल्के लगेंगे। ठीक है, इसको बिना देखे जाओगे तो फिर आपको थोड़ा टफ लगेगा। क्यों, क्योंकि पैटर्न नहीं पता होगा कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद यहां पूछा है K12 क्वेश्चन मार्क, मतलब पेपर में इस तरह नहीं गिवन होगा, ये तो मैंने आपको गिवन डेटा दे दिया है इस हिसाब से। वहां पर लैंग्वेज में लिखा होगा कि फॉर, मतलब वहां पर होगा इसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आएगा कैसे। ये तो मैंने गिवन डेटा दे दिया, उससे आपको बस सोल्यूशन देना है। देखो, जब क्वेश्चन आएगा तो कहेगा फॉर कॉम्प्लेक्स ये है, फॉर र्यूथेनियम कॉम्प्लेक्स इट्स सेल्फ रिएक्शन कांस्टेंट, जो भी आया वो लिख देगा। फॉर आयरन वाले कॉम्प्लेक्स का या कह देगा बी कॉम्प्लेक्स, वो उसका सेल्फ जो रेट कांस्टेंट है वो ये हो जाएगा। एंड फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन इज दिस, और उसके बाद फाइनली कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्शन, या रिएक्शन बिटवीन र्यूथेनियम एंड आयरन कॉम्प्लेक्स। इस तरह का कुछ टर्मिनोलॉजी लिखा मिलेगा। ठीक है, अगर यहां पर इतनी चीजें गिवन है तो सोल्यूशन में हम लोग सिंपली लिख लेंगे वी नो, एक इक्वेशन, और उसी के बेसिस पे पूरा आंसर दे देंगे। क्या, K12 आसान सी इक्वेशन है, कोई बहुत कठिन नहीं है, सिंपल। पहले का रेट कांस्टेंट, दूसरे का रेट कांस्टेंट, और इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो कि गिवन होगा, नहीं होगा तो 1 मान लेंगे। अब यहां पर से देखोगे इसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर गिवन है, आंसर है नहीं। ठीक है, तो सिंपली यहां पर से क्या लिखोगे, K12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सारी वैल्यू पुट कर दो। 1 कितना है, यहां पर से 5 है, इंटू यहां पर K22 कितना है, 4 इंटू 10⁻³ है। K12 कितना है यहां पर से, 2 इंटू 10⁸ है। ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी फैक्टर कुछ नहीं है तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया 1। ठीक है, और देखोगे तो K12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 40 हो गया, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁸। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, जिसमें ओपन करने में आसानी हो जाए। अगर वहां पर, तो यहां पर 4 इंटू 10⁴ इंटू 10⁸। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पर से फाइनली इधर से इधर आ जाओगे, क्या कहोगे, K12 इज इक्वल्स टू, यहां पर से यहीं पर दिखा देता हूं सीधा, इसे छोटा किया, अरे बाप रे, इधर ही देख लो, हो जाएगा। अरे यहां पर सिंपली आपको जैसे ही आप ओपन करोगे तो फॉर्मूले के साथ में आपको वैल्यू मिल जाएगी। K12 इज इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा 2 इंटू यहां पर से 2 और यहां पर से 4 आ जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, पर मोलर पर सेकेंड, ये कुछ आपके सामने फाइनल आंसर आ जाएगा। या देख लेना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ दिख रही हो तो सही कर लेना, वैसे सही है। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। बस आपको फिर से मैं कह रहा हूं, आपको क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला 2 बार पीवाईक्यू में आ सकता है, इस बार भी आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके साथ में फिर हमसे पूछ सकता है कंपैरिजन ऑफ रेट
ये भी मतलब एक दिमाग में स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन आएगी, क्योंकि अब आप देख रहे होगे CSIR नेट में कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक चीज यहां पर हेडिंग में खाली देख लेना, कंपैरिजन ऑफ रेट इन कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ रेट इन ISM और OSM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में है, दिमाग में बैठा लेना, अभी बता दे रहा हूं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपके पास आएगा और दो मैकेनिज्म होंगी, तो वहां पर से आपको क्या पहचानना होगा कि ये ISM है या OSM है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट उसकी क्या होगी कि रेट किसकी फास्ट होगी। ध्यान से समझना, एग्जांपल के तौर पे मैं मान रहा हूं कोई भी XYZ कॉम्प्लेक्स आपके सामने दे दिया गया। मान लीजिए यहां पर से Fe के साथ में ये वाला कॉम्प्लेक्स है और Ru के साथ में ये वाला कॉम्प्लेक्स है, +2 में है, +3 में है। फिर यहां पर से क्रोमियम के साथ में +2 वाला दे दिया गया और फिर यहां पे क्रोमियम के साथ में +3 वाला दे दिया गया। अब पहले कहेगा कि बताओ इसकी रेट जो है ज्यादा होगी या इसकी रेट ज्यादा होगी, तो किस बेसिस पे डिफाइन करोगे। हो सकता है ये OSM हो ही ना अभी, क्योंकि आपने ISM नहीं पढ़ी है। ISM जो होती है वो हमारी जो देखेंगे कि फास्टर होगी या OSM वाला फास्टर होगा, कैसे होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अच्छा यहां पर से सॉरी ISM OSM नहीं, यहां पर से लिखोगे सेल्फ और क्रॉस, इसमें हम बताएंगे ना इन सेल्फ रिएक्शन और क्रॉस रिएक्शन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेट इन बिटवीन सेल्फ रिएक्शन और क्रॉस रिएक्शन। तो देखिएगा, अगर आपको अभी याद हो, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है सेल्फ रिएक्शन के लिए, है ना, रेट। सेल्फ के लिए क्या है फॉर्मूला जो कि हमारे काम का है, यहां पे लिखेंगे सेल्फ, यहां क्रॉस। देखो सेल्फ के लिए हमने लिखा था K11 इज इक्वल्स टू VN इंटू KE इंटू E⁻⁻⁻G अपॉन RT, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहां पर से ये तो बन गया। सेकंड नंबर पे क्रॉस वाले का क्या फॉर्मूला निकल के आया है, K12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट K11 K22 K12 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, ये निकल के आया। तो यहां पर से अगर आप देख रहे होगे ना कि इस फॉर्मूले में ये टर्म जो है, ये वाली टर्मिनोलॉजी है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट देन सेल्फ रिएक्शन। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, K12 जो होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसका अभी मैंने पीछे यहां पर देखो लिखवा रखा है फॉर्मूला, कैसे काउंट करते हैं ये रहा। ठीक है, तो इसकी जब आप देखोगे ना, इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो यहां पर से एक बार लिख लेना इज इक्वल्स टू 10⁻n E0 अपॉन 0.0059। ठीक है, ये जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो, कैलकुलेट करते हो एट 298 केल्विन या RT पे, तो ये जो कम आउट होता है ना, ये आएगा 10⁻6 और, है ना, 10⁻8 10⁻9 10⁻10 10⁻11 फाइंड ऐसे डॉट डॉट। मतलब कहने का मतलब है ये बहुत हाई वैल्यूज होती हैं इनकी। जब ये हमारा रेट इसका निकल के आता है, ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू, तो इससे हमें क्या बेनिफिट है, तो जब यहां पर से इसकी वैल्यू रखोगे तो ओवरऑल K12 भी ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा होगा ना, सो इसकी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज वाई क्रॉस reactions are much more faster than self reaction। देखो दिमाग में हो सकता है सेल्फ रिएक्शन वाले को आपको दौड़ाना पड़ता कि भाई सेल्फ है, आपस में ही रिएक्शन हो रही तो शायद जल्दी होती हो, लेकिन उस सारे दिमागों को छोड़ो, थोड़ा
ऑथेंटिक डेटे पे आओ और थोड़ा कैलकुलेटिव उस पे आओ, तब आपको पता चलेगा। सेल्फ के कंपैरिजन में ये वाला जो हमारा पार्ट है जो कि इसमें मिसिंग है, और इसी को हम क्यों ले रहे हैं और क्यों, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है, जैसे एग्जांपल के तौर पे भी और देखोगे ना कि K11 है सेल्फ वाले का रेट कितना है 5 आया, और K22 दूसरे की भी आई थोड़ी फास्टर। और एक और चीज देखो, एक और बहुत गजब की चीज देखो, आज के ही लेक्चर में सिखाई है, प्लीज एक बार देखो। इसका कहने का मतलब एक्चुअली में पता क्या है, अगर आपको मैं समझाऊं K11 के लिए पहले क्या लिखा गया है, तो यहां पर एक्चुअली में Fe, देख लो प्लीज एक बार समझ लो, बहुत गजब की चीज बता रहा हूं ये, और आपके सामने प्रूफ भी हो गई अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था। यहां पर से H2O का होल 6, बढ़िया चीज मिल गई है, ये रहा। यहां पर से ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहां पर से कौन सी रिएक्शन है, ये तो सेकंड रख दी गई है। यहां पर से अगर देखोगे ये है, और इसके लिए क्या है, Ru NH3 का होल 6 +2 प्लस Ru NH3 का होल 6 +3, ठीक है। तो यहां पर से जो रेट निकल के आई है ना, जो मैंने लिखा है यहां पर K11, तो ये इसके लिए मतलब अभी यहां पर से जो लिखा है ना, तो एक्चुअली में इसे K22 कर लो, क्योंकि ये जब उसमें देखोगे यहां पर से ये 2 मतलब इसके लिए लिखा है, बस ये लिख लेना। तो यहां पर से जब आपने चेंज किया तो इसको यहां पर से K11 ही लिख दूं क्या, हाँ ठीक है सही लिखा है अभी। तो इसको K11 आपने कंसिडर किया है, और K22 लिखा है। K22 वाले की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, सिर्फ 5 का, मतलब यहां पर से K1 इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अप्रॉक्स 5 के आसपास आ रही है। और अगर इसके लिए देखोगे तो 4, लेकिन 4 के साथ में पावर में भी तो है, यहां इसने कर दिया खेल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एक चीज देखो, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था थोड़ी देर पहले OSM वाला, ठीक है, यहां पर से OSM वाला अगर आप देखोगे, ये यहां पर से रेट में ये कहां का है, फिर रूठे 4D का है, ठीक है, ये कहां का है 3D का है ना। तो यहां पर चेंज इन बॉन्ड लेंथ मोर, ठीक है, स्लो रेट प्रूफ है, बस मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर लिखना तो लिख लेना। यहां पर से क्या है, चेंज इन बॉन्ड लेंथ स्मॉल, चेंज इन बॉन्ड लेंथ स्मॉल, अगर कम हो रहा है तो रेट कैसी हो जाएगी, फास्ट। प्रूफ भी मिल गया, रेट फास्ट, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन है डायरेक्ट। और यहां से ये चीज भाई जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि 3D में जब सेल्फ रिएक्शन हो रही होगी, या मतलब चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये इस क्वेश्चन का खाली कोई वो नहीं है, ये पीछे वाले का नोट है, समझ लो। फिर से दिखाई दे रहा हूं, यहां पर से देखो मैंने जो चीज समझाई थी ये रहा, इस वाले पॉइंट का चेंज इन बॉन्ड लेंथ। 3D में ज्यादा चेंज लाना पड़ता है तो रेट स्लो हो जाती है, और 4D 5D में ये जो डेल्टा एक्स है, क्योंकि उसमें आपका लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके आयन से 4D का 5D से भी गैप बहुत कम चेंज आता है, और 4D का अपने ही दूसरे उसी 4D के अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में भी चेंज कम ही रहता है। तो स्मॉल चेंज होगा तो फास्ट रिएक्शन होगा, और ये रहा यहां पर से एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी ये प्रूफ हो रहा है। पीछे कहां गया, ये रहा, गॉट इट। ये एक ऑथेंटिक चीज आपको समझ में आ गई होगी, बस अच्छी चीज। अब यहां से सेल्फ और क्रॉस का भी जो भी मुझे बताना था वो बता दिया, सिर्फ इसी की वजह से बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। देखो सेल्फ और क्रॉस में तो आपकी 3 तक ही आ पाया, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, 10⁸ का है, मतलब पूरा सब खत्म ही कर देगा पूरा। समझ रहे हो ना, 1 0, मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपके पास जैसे 10,000 रुपए हो, इतने तो हो सकते हैं, वैसे तो आपके पास ये भी नहीं है, लेकिन 1,000 रुपए मान लेता हूं, ठीक है, एक है 1,000 रुपए है, और एक 0 उसमें खाली लगा दोगे तो 10,000, और वहां से 3 से सीधा कहां पहुंच गया 8, मतलब समझ रहे हो, इसमें आप 3 के 0 में आप 8 0 लगा के देख लो और कैलकुलेट कर लो कितने दिन लगेंगे उनको कैलकुलेट करने में, मतलब कमाने में, तो आप खुद ही सोच लेना। तो ये शायद कंप्लीट यहाँ की चीजें थी रिएक्शन मैकेनिज्म के। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब बिल्कुल अलग लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको यहां पर से कैसे कैसे रिएक्शन हमारी फॉलो होगी और कैसे नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर OSM से ही रिलेटेड है कि नहीं तभी कराऊंगा, नहीं तो ISM से तो नहीं है, हाँ OSM से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर से अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा OSM ही है, तो ये आपको तब ढंग से याद हो पाएगा जब हम ISM की कंडीशंस पढ़ेंगे कि व्हेन
इनर स्फीयर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। इनर स्फीयर मैकेनिज्म की कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं, अगर वो नहीं होगा तो 100% ओएसएम ही होगी। तो वहां पर जो अभी मुझे दिख रहा है, जो मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर क्या है, ओएसएम। अभी आप ऐसे मान के चलो ये ओएसएम है। तो यहां पर से अगर आप देख के चलोगे तो एक चीज नोटिस करो, जो ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना है, तो यहां पर से आइसोटोपिक हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, और जो प्रोडक्ट में है वो आइसोटोपिक वाला वो बाहर ही है। दूसरी चीज क्या है, यहां से CO3 है, कार्बोनेट है, और यहां पर से CO2 है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो अब ध्यान से सुनना ये रिएक्शन ना। अब एक चीज अगर यहां पर से मैं बना के दिखाऊंगा, यहां पे CO है, उसके बाद यहां पर से NH3 का होल 5 है, उसके बाद यहां पर से क्या है, OCO और ये O, ठीक है। उसके बाद यहां कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कुछ ऐसे यहां पर रहेगा। अगले स्टेज में ध्यान से देखो क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन है, मतलब कहीं ना कहीं दो हमारे पास क्या है, H आ रहे हैं, दो हाइड्रोनियम है ना, तो यहां से बताना चाह रहा है 2 H+ आएंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, यहां से H+ आएगा, शायद ये कलर नहीं दिखेगा, हल्का है, तो यहां पर से H+ आएगा, और इनमें से किसी भी एक ऑक्सीजन से आप एसोसिएट कर दो, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, NH3 का होल 5 हो जाएगा, और उसके बाद COO और C, और यहां पर से O, ये OH हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जुड़ा होगा ये, तो पहले तो प्लस में था, जैसे ही यहां पर एक H+ आ गया तो पूरे कॉम्प्लेक्स को +2 में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर से इसमें इंटरनल ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन टाइप की होगी, जिसकी वजह से यहां पर से आपका NH3 का होल 5, और यहां पर से क्या हो जाएगा, CO, और यहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, यहां कार्बन, यहां ऑक्सीजन, और यहां पे कुछ ऐसे, ठीक है, यहां +2। और ये सारी रिएक्शन जो है स्लो रिएक्शंस हैं, यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेप में चल रहा होगा प्रोसेस। उसके बाद जैसे ही ये होगा तो फर्दर आगे वाले स्टेप में क्या होगा, यहां पर से ये वाला आपका CO2 ये रिलीज हो जाएगा इस स्टेप में, और क्या हो जाएगा, NH3 का होल 5, ये भी स्टेप आपका स्लो ही रहेगा, स्लो स्टेप रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ CO, और उसके साथ में यहाँ पर OH हो गया, लेकिन भूलना मत 2 पॉजिटिव रहेगा, ओके। अब इसके बाद क्या है, फर्दर यहां पर से आपने क्या किया है, H+ डाल दिया। यहां पर से ध्यान से देखो, यहां 1+ से 3 पॉजिटिव जा रहा है, ये भी इसी तरह से आप कंसीडर कर सकते हो। यहां पर से जैसे ही गया तो इसके ऊपर आपको पता है लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होते, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, और यहां पर से NH3 का होल 5 COOH2 बन गया, मतलब एक प्रोटॉन भी ले लिया टेकअप, प्लस जैसे ही प्रोटॉन गया तो 3 पॉजिटिव हो गया, प्लस यहां से ये जो है प्लस CO2 गैस यहां से रिलीज हुई थी, जो मैंने अभी नहीं दिखाई, इंक्रीजेस नहीं, यहां पर से ऐसे सिंबल बनता है, ये रहा। तो ये रहा हमारा सेकंड प्रोडक्ट एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये है हमारा सेकंड बाई प्रोडक्ट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहां पर से ये है। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, यहां पर क्या है, यहां पर से डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, CO2 का रिलीज हो गया है। तो ये आपका क्या है, प्रोटॉन अटैक्स टेक्स प्लेस ऑन द ऑक्सीजन एटम। अब देखो क्या है, प्रोटॉन अटैक्स टेक्स प्लेस ऑन द ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू कोबाल्ट एटम। गलत बात है, यहां पर से ये पहले नहीं, द करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछनी थी। तो जो हमारे पास वो होगा, वो सबसे पहले कहां पे अटैक करेगा, आपके ऑक्सीजन एटम, जो कि कार्बन से लिंक है, क्योंकि अगर इस वाले पे होता तो ये हमारा बाहर चला जाता, यहां पर से इस तरह की सिस्टम को देखना है। सेकंड स्टेटमेंट आप देख सकते हो यहां पर से, ठीक है, 1 मिनट, यहां पर से द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, ठीक है। अगर पहला नहीं होगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। 1 मिनट, प्रोटॉन अटैक टेक्स प्लेस ऑन द ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू द कोबाल्ट एटम, ठीक है। किस स्टेप के लिए किया गया, अगर यहां पर से अगर बोला जाएगा तो ये यहां पर वाले में तो हो रहा है, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा। 1 मिनट, इस वाली स्टेटमेंट को छोड़ के, द स्लो स्टेप इन अंडरगोइंग दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये तो कंफर्म है, ये यहां पर से CO2 का निकलना, वैसे तो ये वाले स्टेप इक्विलिब्रियम स्टेप में है, लेकिन जो स्लोएस्ट स्टेप होगा
वो आपका यही होगा, CO2 वाला निकलना। सबसे स्लो स्टेप यही होगा यहां पर। फिर क्या है, द रिएक्शन इज ए डी कार्बोक्सिलेशन रेदर देन एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बिल्कुल यहां पर से हमारा देखो CO2 निकल रहा है, इसी को ही डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, रादर देन एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में होता तो ये वाला जो ऑक्सीजन O पॉजिटिव वाला है ना, वो अंदर आया होता, ना कि ये वाला। तो यहां पर से सेकंड एंड थर्ड वाला, या पहला क्या है, प्रोटॉन अटैक्स टेक्स प्लेस ऑन द ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू द कोबाल्ट एटम। ठीक है, यहां पर से यही होगा, क्योंकि हम लोग इस तरह से इसको कंसीडर करेंगे, पहला सही वाला। देखो इसमें अगर डायरेक्ट हमने तो नहीं कराया है, लेकिन अगर हमारे इन किसी में अटैक का हम कंसीडर करेंगे कि मतलब इस पे या इस पे, तो क्या है ना, फिर यहां से CO2 नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, कंप्लीट CO2 निकल रहा है। तो इसका मतलब एक बार समझना, ये इस स्टेप से यहां से नहीं पूछा गया, इन्हीं स्टेप का यहां पर से फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उससे आपको कंसीडर करके आंसर पूछा गया है। ध्यान से देखना, ये अगर यहां पर से इसको आप एक बार एक्सपैंड करोगे ना, एक बार फिर से देख लो जल्दी से, मतलब जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही है, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ CO हो गया, ये O हो गया, यहाँ पर से इसमें क्या है, यहाँ पर ये O हो गया, और यहाँ पर से सॉरी C हो गया, यहाँ O हो गया, ये हो गया। अब देखो ये कहने का मतलब है, अगर इसमें H+ है, अब ये H+ यहां से क्योंकि CO2 निकल रहा है, CO2 यहां से निकल रहा है, तभी तो ये H+ इसके ऊपर जा रहा है। तो ये कौन से वाले ऑक्सीजन पे जा रहा है, इस वाले ऑक्सीजन पे, और इस वाले ऑक्सीजन पे जा रहा है, इसीलिए बोला गया है प्रोटॉन अटैक्स टेक्स प्लेस ऑन द ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू द कोबाल्ट एटम। बिल्कुल सही बात है। अगर इस पे यहां पे रहेगा और उसके बाद अगर यहां पर से हमारी हाइड्रोलिसिस या CO2 वगैरह निकलेगी, तो वो हमारा अलग सिस्टम बनेगा। यहां पर से वो प्रोटॉन जो हमारा जो 18 वाला है वो भी बाहर है। शायद समझ गए होगे, बेसिक चीज थी, बस यहां पर से कंफ्यूजन थोड़ा उसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा गया है। तो यहां पर से तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, तो आपका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। सेकंड यहां पर से पूछा गया है, जो आप लोगों ने आज अभी किया हुआ है, बिल्कुल, द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन एंड कंपेयर टू दिस रिएक्शन, स्लोअर होगी तो फास्टर होगी। तो ये OSM का और ISM का मिक्स क्वेश्चन है। मैं आपको हिंट मतलब बता देता हूं, ये जो है ये तो OSM ही है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन कैसी है, ISM है। अगर आपको समझना है सर कैसे आपने देख के बता दिया, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तब तक के लिए इसका आंसर मैं बता देता हूं क्यों हुआ है, कैसे। ध्यान से देखना, यहां पर से जो OSM होती है ना, OSM क्या होती है, स्लो होती है। फास्ट कौन होती है रेट में, ISM। ऐसा क्यों, ध्यान से देखना, रेट का दोनों चीजें हैं, एक ये वाला होता है रेट, ठीक है, और आज ही एक हमने और एक चीज पढ़ी है कि जो सेल्फ वाली है उससे क्रॉस वाली ज्यादा होती। पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन पढ़ लेते हो फिर भी ये चीज याद नहीं रहती है। जो मैं बोल रहा हूं दोनों के एक्सप्लेनेशन साथ में लिख लेना तो याद रहेगा ऑलवेज। फिर से कह रहा हूं, साथ में लिख लेना, याद रहेगा ऑलवेज, नहीं तो भूलोगे। ध्यान देना, दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं। सेल्फ और क्रॉस अलग है, ISM OSM अलग है। देखो सेल्फ वाला OSM ISM क्यों जीतता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ISM takes place with the help of bridging। पहले ब्रिजिंग होती है, उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो सो रेट फास्ट, उसकी वजह से रेट फास्ट हो जाती है। और भाई सुनो, OSM में क्या होता है, बीच में आते हैं और उड़ा उड़ा के विद द हेल्प ऑफ टनलिंग। आज के ही लेक्चर में पहली नहीं दूसरी नंबर की स्लाइड में यही समझाया था। इसमें ब्रिजिंग के थ्रू दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, आयात निर्यात तेज हो जाएगा। और OSM जिसमें कोई भी बीच में बॉन्ड नहीं बनता है, तो वहां पे जो भी आयात निर्यात होगा वो स्लो हो जाएगा। शायद ये समझ पाए होगे। अब अगर बात करते हो सेल्फ और क्रॉस की, तो अब भी हमने देखा था कि क्रॉस वाले में क्रॉस रिएक्शन रेट हैव K equilibrium which makes it much more faster। देखो क्या होता है, पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन आप पढ़ लेते हो, उसके बावजूद ये चीज जो कंक्लूजन है ना, इन सबको नहीं निकाल पा रहे होते, और इन्हीं सबके चक्कर में आपका
टाइम वेस्ट ज्यादा होता है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको प्लीज जरूर नोट कर लेना। वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज आपको बता रहा हूं, जब लिखोगे या करो पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आएगा क्या लिखा है ना। तो अब यहां से क्या है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपको ये होमवर्क दे दूं तो इसका आंसर आप बहुत सारे लोग हो जो गलत कर दोगे। तो एक बार ध्यान से देखना, यहां पर से क्या है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस सिस्टम कंपेयर्ड टू दिस सिस्टम। अब देखो क्या है, क्योंकि क्या है यहां पर से मैंने बता दिया है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग बता दोगे, मतलब इतने के बाद भी। अगर फिर से बोल रहा हूं, रीड स्टेटमेंट केयरफुली, रीड स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेटमेंट केयरफुली। अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे ना, मतलब सब कुछ आंसर आपके सामने है, सच बोल रहा हूं, ईमानदारी से आप आंसर करोगे इसका। ये क्या लिखा है आपके सामने है, बस खाली एबीसी ही लिखना है। तो एक बार जल्दी से करना हो, क्या देख लेना, मैं फिर से बता रहा हूं, 10 में से 4-5 बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत कर देंगे। भले ही कमेंट करते समय आप ना बताओ, लेकिन सही में क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं कंप्लीट आईएसएम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब मैं कोरिलेट कराऊंगा आईएसएम का ओएसएम के साथ में। सेल्फ और क्रॉस आप लोगों ने सीख ली होगी। आईएसएम से ओएसएम में जो छोटे मोटे बेसिक डिफरेंसेस है वो देख लिया। बेटर अंडरस्टैंडिंग तब बैठेगी जब हम उसकी भी मैकेनिज्म सीखेंगे, लाइक दिस। ठीक है, जब इसकी मैकेनिज्म देखा है कैसे हुई है, वैसे ही उसमें जब रिएक्शन मैकेनिज्म उसकी देखेंगे तो समझ पाओगे। शायद मेरे हिसाब से मैंने जितना समझाया आपको समझ में आया हो। और दूसरी बात है, जो पहले लेक्चर में शुरुआत करने से पहले मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे, आपको क्या लगता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ओएमसी कॉम्प्लेक्स की बेसिक डिफरेंस क्या है, या ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स कोई है या नहीं है, ये आप बता देना। कौन सी ऐसी लाइन होगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आईएसएम और ओएसएम की डिफरेंशिएट करने वाली लाइन अगर आपको पता हो तो जरूर बताना, उस पे मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।